अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लॉन्गिट्यूडिनल नेचर ऑफ साउंड वेव के साउंड वेव्स जो हैं, आवाज़ की लहरें जब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, किस तरह कौन सी नेचर है साउंड वेव की। तो उसने लिखा है जी लॉन्गिट्यूडिनल नेचर, ये वाली इसकी लॉन्गिट्यूडिनल नेचर है। यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हमने पढ़ा है ना, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कौन सी थी, जिसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स लेट या इस तरफ मूव कर रही है, तो मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन भी इस तरफ हो, जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन, वाइब्रेशन और वेव्स की डायरेक्शन दोनों सेम हो, पैरेलल हो, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो हम देखेंगे साउंड वेव्स की जो नेचर होगी वो लॉन्गिट्यूडिनल है। आज उस पर ही टॉपिक है, डिस्कस करेंगे हम डिटेल के साथ। तो ट्यूनिंग फॉर्क हमने पढ़ा था पिछले दिनों। ट्यूनिंग फॉर्क आपके पास जो था कुछ यूं था जी, मैंने बताया था लेबॉर्ट्री में पढ़ा है, लैब्स में पढ़ा है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, ये ट्यूनिंग फॉर्क है। हम देखेंगे जो इससे साउंड क्रिएट होती है, प्रोड्यूस होती है इस ट्यूनिंग फॉर्क से, वो किस तरह जब ये वाइब्रेट करता है तो ट्यूनिंग फॉर्क जब वाइब्रेट कर रहा है, इसके प्रोंग्स, ये एक ये दूसरा प्रोंग है, इसको हम प्रोंग बोलेंगे। वन ऑफ द प्रोंग, दोनों में से कोई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जब ये वाइब्रेट करता है ट्यूनिंग फॉर्क, तो किस तरह आपके पास साउंड जो है सुनते हैं आप। मैंने क्या किया, इसी को ट्यूनिंग फॉर्क को मारा बोर्ड मार्कर पे, मारने के बाद देखा मैंने कि किस तरह इसमें से हल्की सी आवाज़ प्रोड्यूस हुई, साउंड। जब कान के करीब लेके गया तो कान ने भी तस्दीक की कि वाकई साउंड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन है बहुत मध्यम सी, धीमी सी है। तो हम इसके मुतालिक पढ़ेंगे कि ट्यूनिंग फॉर्क से साउंड प्रोड्यूस होती है, किस तरह प्रोड्यूस होती है और किस तरफ साउंड मूव करती है, साउंड किस वेव्स की शक्ल में मूव करती है और डायरेक्शन क्या होगी, सारा इसके अंदर पढ़ेंगे हम। अब मेरे पास ये ट्यूनिंग फॉर्क है एक, अभी यूं है जी पड़ा हुआ, वाइब्रेट नहीं कर रहा, तो इसके पास जो एयर है इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी। ये एयर के हैं ना लेयर्स, हवा की आपके पास, ये इसके पास वाली हवा है, ये इसको मैंने ट्यूनिंग फॉर्क की ये वाली पोजीशन को मैंने कह दिया, जब रेस्ट में है इसको ओ का नाम दिया कि ये मीन पोजीशन पे है, मूव नहीं कर रहा। फिर मैंने क्या किया, ट्यूनिंग फॉर्क की ये वाला जो राइट प्रोंग है इसका दाएं तरफ वाला, इसको पकड़ा, इसको मार दिया जी, हल्का सा टच किया इसके ऊपर, ये वाइब्रेट करने लग गया। इसके जो राइट तरफ वाला प्रोंग है ये वाला वाइब्रेट करने लग गया। जब ये वाइब्रेट करने लग गया फिर देखा गया क्या हुआ, कुछ यूं अपनी अब पोजीशन से ये दूर हट गया है। पहले यहाँ पे था, ये थी इसकी वो पोजीशन, लेकिन ये इस पोजीशन से आगे जा चुका है। जब ये वाइब्रेट किया यूं आगे की तरफ, ट्यूनिंग फॉर्क ये रेस्ट में है, मीन पोजीशन ओ पे, ये वाला इसका प्रोंग है। जो एयर है ये वाली, ये एयर के मॉलिक्यूल्स की लेयर दिखाई गई है, ये इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब जहाँ पे, यहाँ पे भी वही डेंसिटी है, यहाँ पे भी वही, इस पॉइंट पे भी वही, इस पॉइंट पे भी वही, यानी इसके करीब करीब जितने भी लेयर्स हैं वहाँ पे डेंसिटी यूनिफॉर्म है, हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी, एक जैसी डेंसिटी है। लेकिन जब ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करवाया, ये ओ पोजीशन से ए पोजीशन पे चला गया। ओ पोजीशन से वाइब्रेट ज़ाहिर है, जब वाइब्रेट करेगा अपनी मीन पोजीशन से आगे भी जाएगा पीछे भी आएगा। जब ओ मीन पोजीशन ये वाली से आगे की तरफ गया, इस पोजीशन पे चला गया, था तो पहले यहाँ पे ये वाली ओ पोजीशन पे, लेकिन वाइब्रेट करवाया ये आगे की तरफ गया। जब आगे की तरफ गया, पहले जो एयर के मॉलिक्यूल्स थे उनकी डेंसिटी यूनिफॉर्म थी, लेकिन जब ये वाइब्रेट किया आगे की तरफ गया तब यूनिफॉर्म नहीं रही। फिर क्या किया, इस प्रोंग ने इसके ऊपर लेयर्स के ऊपर प्रेशर लगाया। जब प्रेशर लगाया ये लेयर्स एक दूसरे के करीब करीब हो गई, एक दूसरे के करीब करीब।
ज़ाहिर है कोई चीज़ ये कंप्रेस का काम कर रहा है, प्रोंग जो है इसने आगे की तरफ गया, जब आगे की तरफ गया इसके साथ जो लेयर्स थी हवा की जो कि यूनिफॉर्म डेंसिटी में थी, लेकिन जब ये जाके उसके साथ टकराया तब वो एक दूसरे के करीब करीब हो गई, क्योंकि इसने फोर्स लगाई है किसी एरिया के ऊपर। जब फोर्स किसी एरिया पे लगे प्रेशर होता है, यानी ये प्रोंग जो है प्रेशर लगा रहा है इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर। जब लगाया तो ये करीब करीब हो गए। किस तरह? जिस तरह ये मैंने नीचे दिखाया है, ये एक दूसरे के वेरी वेरी क्लोजली हो गए हैं, बहुत करीब, यूं करीब करीब हो गए। जो इसके पास वाले थे, दूर वाले वैसे ही रहे जिस तरह पहले थे यूनिफॉर्म डेंसिटी में। इसके करीब वाले यूं हो गए ये, लेकिन जो दूर थे वो पहले वाली फॉर्म में ही रहे। कौन सी? जब यूनिफॉर्म डेंसिटी थी, जब ये वाइब्रेट नहीं कर रहा था। ये यूनिफॉर्म डेंसिटी वाले को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये वाले जो इसके पास है जो ही टकराया वो एक दूसरे के ऊपर क्या करने लगे? प्रेशर इन्होंने अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया तो क्लोज हो गए एक दूसरे के साथ साथ, यूं लग गए ये वाले। जब ओ से ए की तरफ गया प्रोंग, अब क्या ओ से ए की तरफ ही जाके रुक जाएगा या फिर ए से ओ की तरफ आएगा और बैक आएगा? जब कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जाती है, एक्सट्रीम पे जाने के बाद फिर मीन पे आई, फिर एक्सट्रीम पे। सिंपल पेंडुलम ये क्या करेगा? ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से ये यूं वाइब्रेट करता हुआ इस एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर मीन पोजीशन पे आने के बाद इधर एक्सट्रीम पोजीशन पे यूं 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 ये वाइब्रेट करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन। यहाँ पे भी यही काम होगा। ये वाला जो प्रोंग होगा यहाँ पे देखें, जब ये वाइब्रेट करेगा एक लम्हे में यहाँ पे जाएगा, दूसरे लम्हे में यही यहाँ पे भी आएगा। अब इधर को होगा यही प्रोंग, पहले यहाँ पे था रेस्ट हालत में जब मीन पोजीशन पे था, जब वाइब्रेट करने लग गया तो इस पोजीशन पे भी जाएगा आगे की तरफ और पीछे की तरफ भी आएगा, इस पोजीशन पे भी आएगा। ये वाला प्रोंग जो है ये ओ पोजीशन है, मीन पोजीशन। इसको मैंने ए का नाम दिया, ए पोजीशन एक्सट्रीम, ये बी पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम। ओ ए बी, यहाँ पे ये ओ से ए पे गया, जब ओ से ए पे गया इसने एयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया, वो एयर मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो गए, एक दूसरे के साथ साथ हो गए। जब साथ साथ हो गए यहाँ पे आपने देखा मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी यूनिफॉर्म ना रही, पहले यूनिफॉर्म थी जब रेस्ट में था। जब इसने प्रेशर अप्लाई किया जो साथ वाले मॉलिक्यूल्स थे, मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई करने के बाद वो कंप्रेस हो गए यहाँ पे। जब इसने प्रेशर अप्लाई किया मॉलिक्यूल्स पे, फिर मैंने कहा ए पे जाकर रुकेगा नहीं, बल्कि ए से ओ पे आएगा, ओ पे आने के बाद फिर बी पे आएगा। क्यों? ये वाइब्रेट कर रहा है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, यानी अगली ही सिचुएशन में, अगली ही हालत में इसकी पोजीशन कुछ यूं होगी, इस ट्यूनिंग फोर्क की इस तरफ यूं। चाहिए तो था ये मीन थी इसकी, ये एक्सट्रीम थी। कौन सी वाली? ये वाली ओ है, ये वाली ये ए है और ये वाली बी पोजीशन है इसकी, बी पोजीशन। ये ओ, ये ओ पोजीशन है, ये ए है और ये वाली बी है हमारे पास। ये ओ पोजीशन हो गई, ये ए पोजीशन है और ये वाली जो है ये बी पोजीशन है हमारे पास इसकी ट्यूनिंग फोर्क की। ट्यूनिंग फोर्क यहाँ पे था रेस्ट हालत में, ये ओ से ए की तरफ गया एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। अब नेक्स्ट में इसको ए फिक कह लें, इसको बी कह लें और इसको आप सी कह लें। सी में जब आएगा ये ओ से बी की तरफ आया, जब ओ से बी की तरफ आया अपनी तरफ, तो साथ वाले जो एयर मॉलिक्यूल्स थे वो उनके दरमियान स्पेसिस आ गई। क्यों? क्योंकि ये इधर आया तो प्रेशर डिक्रीज हो गया। याद रखें जब ये आगे की तरफ गया था इसने प्रेशर लगाया था, वो कंप्रेस हो गए थे। जब ये इधर को आ रहा है, अब जो मॉलिक्यूल्स थे हवा की जो लेयर्स थी एयर के मॉलिक्यूल्स, उन पे अब प्रेशर नहीं अप्लाई हो रहा, प्रेशर नहीं अप्लाई हो रहा तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर डिक्रीज हो रहा तो उनमें स्पेसिस आ जाएंगी, उनमें स्पेसिस आ गई जी। जब ये कहाँ से कहाँ की तरफ गया, ए से इस एक्सट्रीम पोजीशन से बी की तरफ, यहाँ पे जब आएगा यानी कौन सी, फिर ये रेज हो जाएगा। कौन सा पार्ट? ये वाला आपके पास, ये वाला भी और ये वाला भी। क्यों? अब ये यहाँ पे आ चुका है बी पोजीशन पे, पहले ओ पे था फिर ए पे गया, ए पे जाने के बाद अब बी पे आया। जब बी पे आया तो फिर देखा गया कि इसके पास जो मॉलिक्यूल्स थे उनमें स्पेस अपार्ट आ गया। क्यों? क्योंकि ये प्रेशर अब अप्लाई नहीं कर रहा। जब प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा उनके दरमियान स्पेसिस आ गई यूँ। ये वाला जो कंप्रेशन था ये आगे चला गया,
ये तो रहना ही रहना ना कंप्रेशन, तो ये कंप्रेशन तो रहना ही है। ये वाले जब ए से बी की तरफ गया तब इसके साथ वाले जो मॉलिक्यूल से अब ये प्रेशर नहीं अप्लाई कर रहा, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हुआ, इस तरफ आया, प्रेशर डिक्रीज हो गया तो उनके दरमियान स्पेसिस बढ़ गई, मॉलिक्यूल्स के दरमियान यूं मॉलिक्यूल्स फैल गए। ये एक कंप्रेशन थी। जब ओ से ए की तरफ, जब ये आगे की तरफ गया था, आगे की तरफ गया था तो इसने प्रेशर अप्लाई किया था, प्रेशर अप्लाई किया था, वो एक दूसरे के क्लोज हो गए थे। अब ये बी की तरफ आया, साथ वाले जो एयर मॉलिक्यूल्स थे प्रेशर अब डिक्रीज हुआ तो उनमें स्पेसिस आ गई तो यूं एक आपके पास रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस हो गई। आप देखें अब यहाँ पे फासला है, यहाँ पे क्या है, कंप्रेशन प्रोड्यूस हुई, फिर यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन। आप देखें कि जब ये वाइब्रेट कर रहा है ट्यूनिंग फोर्क, कंप्रेशन प्रोड्यूस हुई, ये वाली ये कंप्रेशन है, जब जहाँ पे मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास हैं ये कंप्रेशन होती है, और जहाँ पे स्पेस अपार्ट है इनके दरमियान फासला है, ये रहा, ये रेयर फ्रैक्शन है, रेयर फ्रैक्शन, ये रेयर फ्रैक्शन, ये कंप्रेशन, बिल्कुल इसी तरह। अब देख रहा मेरी बात, ये बी पे गया, बी पे जाने के बाद क्या रुकेगा? नहीं, बी से फिर ए की तरफ जाएगा, क्यों? वाइब्रेट कर रहा है, बी से फिर ए की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब बी से ए की तरफ, मीन से परे, मीन ओ थी, ए की तरफ जा रहा, यानी ये फिर क्या करेगा, एयर मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करेगा, फिर प्रेशर लगाएगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, जब प्रेशर इंक्रीज होगा मॉलिक्यूल्स फिर एक दूसरे के साथ साथ हो जाएंगे, यानी नेक्स्ट में फिर मॉलिक्यूल्स जो थे एक दूसरे के साथ साथ हो गए, यूं एक दूसरे के साथ साथ हो गए। ये जो रेयर फ्रैक्शन था ये आगे चला गया, यहाँ पे तो स्पेस अपार्ट हैं, ये रेयर फ्रैक्शन रहा। ये कंप्रेशन थी जब इकट्ठे हुए थे, पास साथ साथ मिल गए थे, यहाँ पे ये रेयर फ्रैक्शन, ये तो कंप्रेशन थी, ये और आगे चले जाएगी। कंप्रेशन में क्या है, इकट्ठे फिर मिले हुए, ये मिले हुए हैं, फिर ये वाली रेयर फ्रैक्शन आ गई थी, स्पेस अपार्ट। अगर आप गौर से देखें स्पेस अपार्ट हैं ये वाले, क्यों? क्योंकि ये रेयर फ्रैक्शन है। यहाँ पे आप देखें अगर गौर से, ये आपके पास क्या है, कंप्रेशन, 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 ये क्या है, रेयर फ्रैक्शन, ये वाले रेयर फ्रैक्शन, ये क्या है, फिर कंप्रेशन इधर को आ गया, ये क्या है, रेयर फ्रैक्शन। अगर आप गौर से देखें तो जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं ट्यूनिंग फोर्क से, जब तो ट्यूनिंग फोर्क ओ से एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ जाता कंप्रेशन प्रोड्यूस होती है, जब ए से बी की तरफ, इस ए पोजीशन से बी की तरफ जाता है तब रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस हो रही, जब ओ से ए की तरफ जा रहा कंप्रेशन, ए से बी की तरफ जा रहा रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। तो देखा एक सीरीज आपको मिली जिसमें कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। वो वेव्स जिसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन एंड अप टू सोन, यूं एक सिलसिला चलता चला जाए, उसको ही हम कहते हैं जी ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है। इस सारे से आपने अखज़ किया कि ट्यूनिंग फोर्क से जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल नेचर रखती हैं, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन आ रहा, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। तो यहाँ से अंदाज़ा हो गया कि जो वेव्स प्रोड्यूस होगी कौन सी ट्यूनिंग फोर्क से, और ये कौन सी वेव्स हैं, साउंड वेव्स। तो हो गया अंदाज़ा लॉन्गिट्यूडिनल नेचर ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव जो होती हैं उनकी नेचर कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स नहीं, लॉन्गिट्यूडिनल होती है। क्यों? क्योंकि इन वेव्स में, साउंड वेव में कंप्रेशन प्रोड्यूस होता, रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस होता। जब मैं बोल रहा हूँ मेरे मुंह से जो आवाज़ निकल रही है, ये क्या कर रहे हैं, जो अल्फाज थे इन्होंने हवा के मॉलिक्यूल्स को यूं कंप्रेस किया, ये एक कंप्रेशन बन के आपके पास आई। मैं चुप हुआ, रेयर फ्रैक्शन आई, फिर बोला कंप्रेशन, फिर चुप हुआ, रेयर फ्रैक्शन, यूं एक सिलसिला चलता चला जाता है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का। जो कि कंप्रेस्ड हुई एयर मॉलिक्यूल्स वो भी आपकी कान की लेयर के साथ अंदर जाकर टकराते हैं एयर ड्रम के साथ, और जो रेयर फ्रैक्शन होते हैं वो भी यूं आप अल्फाज सुनते हैं, यूं आवाज़ सुनाई देती है आपको। ये हमने देखा कि साउंड की जो नेचर होगी वो कौन सी होगी जी, लॉन्गिट्यूडिनल होगी। तो लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है
कि जिस तरह वेव मूव कर रही है और पार्टिकल्स की वाइब्रेशन सेम होती है। तो यहाँ पे देखें कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन रेयरफैक्शन, यानी वेव किस तरह मूव कर रही है, वेव की डायरेक्शन ये है मूव करने की। जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट किस तरफ कर रहे हैं, उनकी पोजीशन भी यही है, आगे पीछे। ट्यूनिंग फोर्क किस तरह वाइब्रेट कर रहा, आगे पीछे आगे पीछे, यानी ट्यूनिंग फोर्क की जो है डायरेक्शन को वो कौन सी है, इसकी वाइब्रेशन की आगे पीछे ये वाली। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, वेव किस तरह मूव कर रहा है, इस तरफ, ये वाली डायरेक्शन इसकी, ये वाली वेव की मूव करने की। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, ये वेव की डायरेक्शन है मोशन की, इस तरह वेव मूव कर रहा है। ये किसकी डायरेक्शन है, जो ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट कर रहा है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, यानी पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की डायरेक्शन। और किसकी डायरेक्शन, जो आपके पास वेव है जो ट्रांसफर हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, उसकी डायरेक्शन दोनों की सेम है, एक तरफ है, ये भी इस तरफ ये भी इस तरफ। जब सेम डायरेक्शन हो इसे बोलते हैं पैरेलल। पैरेलल, जो पैरेलल डायरेक्शन हो इस यही लॉन्गिट्यूडिनल में होती है, ट्रांसवर्स में तो परपेंडिकुलर होते हैं। ये तो हमारे पास पैरेलल आ रही, पैरेलल आ गई तो हमने देखा कि ये कौन सी वेव्स होंगी, ये लॉन्गिट्यूडिनल ही होंगी। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के तहत मूव करती है, प्रोपगेट करती है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। इस बात का हमें इल्म है कि एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या भला बोलते हैं, वेव लेंथ। ये वेव लेंथ है हमारे पास, वेव लेंथ। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो लैम्डा है, वेवलेंथ है। एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक जो डिस्टेंस होगा वेवलेंथ होगा। इसी तरह एक रेयर फैक्शन से दूसरे रेयर फैक्शन तक, ये एक रेयर फैक्शन है, ये दूसरा रेयर फैक्शन है, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस होगा ये भी वेवलेंथ होता है। इसको भी आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करवाते हैं। यूँ था जी ये आज का हमारा टॉपिक के लॉन्गिट्यूडिनल नेचर ऑफ साउंड वेव, के जो साउंड वेव है जो हम बोलते हैं आप सुनते हैं किस तरह है कि आवाज़ कौन से प्रिंसिपल पे मूव करती है, उसकी नेचर कौन सी होगी, वेव वो कौन सी हैं। याद रखें साउंड वेव हमेशा कौन सी वेव होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं। अगर आपको एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं वो कि साउंड की नेचर कौन सी वेव की होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव या ट्रांसवर्स वेव, तो आप बिला झिझक लगा देंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। चलें जी ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।